किसी समय एक ऋषि रहता था। जादुई कालीन पर नित दुनिया घूम कर आता था। बीच बीच में गांव वालों का रुक कर लोगों को सुख दुख के बारे में जानता था। इसी क्रम में एक नदी के किनारे एक आदमी गांव की तरफ रुक करता है। जादुई कालीन पर आ रहे ऋषि को देखकर जनता आश्चर्यचकित होती है। तब गांव वाला रामनाथ कहता है, स्वामी, आपके आने पर हमारे गांव में अच्छे दिन आए हैं। अब हमारे कष्ट मिट जाएंगे। आप थोड़े दिन यहीं रुकिए, हम मिलकर आपका सुंदर आश्रम बनवाएंगे। बहुत अच्छे। मैं एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकता, दुनिया संचार करता रहता हूँ। इसीलिए आप लोग मेरे लिए आश्रम मत बनाना। उसी समय अपने परिवार में काम करके अपना पोषण कर लेना। स्वामी, ऐसे मत कहिए। कई वर्षों से हम एक समस्या से पीड़ित हैं। उस समस्या से हमें आपको बचाना चाहिए। कई वर्षों से पीड़ित है मतलब? समस्या क्या है? कुछ नहीं स्वामी जी। बारिश के समय नदी में बाढ़ आती है और उस समय नदी को पार नहीं कर सकते हैं। नदी में उस ओर से कोई आ रहा हो तो अपने खेत भी नहीं जा सकते। इसलिए सबका काम जहाँ है वहीं रुक जाता है। कैसे भी करके आप इस समस्या को हल कर सकते हैं क्या? जनता के कष्टों को हल करना ही मेरा काम है। संसार कल्याण के लिए मेरा भ्रमण, यही मेरा जीवन है। अब आप चिंता में नहीं पड़ना। आप जैसे चाहें मैं यहीं रहूंगा, यहीं से दुनिया का भ्रमण करूंगा। बहुत खुशी हुई स्वामी जी। आपके लिए सुंदर आश्रम का निर्माण करूंगा। ये कहकर गांव वाले मिलकर उस ऋषि के लिए सुंदर आश्रम का निर्माण करते हैं। कुछ ही दिनों में वर्षा आ जाती है, नदी में बाढ़ आती है। ऋषि, हाँ, आपने जो कहा वो सच है। इस नदी पर बाढ़ आ रही है। इसे पार करने में उस ओर नहीं जा सकते। हाँ स्वामी जी। अब बाढ़ कम होने तक हम खेत पर नहीं जा सकते। अब बहुत दिन रुकना पड़ेगा स्वामी जी। अब कैसे चलेगा स्वामी जी? चिंता मत करो। इस जादुई कालीन पर बैठकर आप आकाश से आराम से नदी पार कर सकते हो। काम पूरा करके फिर वापस आ सकते हो। ये जादुई कालीन हमें दे दो स्वामी जी। नहीं बाबू, आपके गांव के लिए मैं विशेष जादुई कालीन दे रहा हूँ। ये लो। ये कहकर वो जादुई कालीन दे देते हैं। उसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत खुश हैं हम स्वामी जी। हमारे सारे कष्ट मिट गए। उस दिन के बाद गांव वाले उस जादुई कालीन पर बैठकर खेत पर आते हैं। इस क्रम में राकेश नाम के आदमी को दुर्बुद्धि आती है। अरे, इस जादुई कालीन को कैसे भी मैं चोरी करूंगा। इस गांव के सबके घर में छिपाए धन को चोरी करके इस जादुई कालीन पर बैठकर भाग जाऊंगा। तब मैं बड़ा धनवान बन जाऊंगा। अब मुझे किसी समस्या का हल नहीं करना पड़ेगा। इन लोगों से दूर जाकर आराम से रहूंगा। एक रात को राकेश आराम से बिल्कुल चुपके चुपके से स्वामी जी के आश्रम में छिप गया और जादुई कालीन को रात में वो चोरी कर लेता है। उसके बाद कई घंटों में चोरी करके एक थैली में डालकर जादुई कालीन पर बैठता है और हवा में उड़ जाता है। इसी तरह उड़ता उड़ता अपने मन में कह लेता है, ओह, अब तो मैं बड़ा धनवान बनूंगा। इस तरह हर गांव में जाकर जितनी चाहे धन की चोरी करूंगा। जैसे ही वो कहता है, जादुई कालीन नदी पर आते एकदम गायब हो जाती है। इससे राकेश नदी के पार पहुंचता है। उसके बाद जादुई कालीन पहले जैसा आकर स्वामी जी के आश्रम में प्रत्यक्ष होती है। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? दुर्बुद्धि से अगर सोचोगे तो बुरा ही होगा। अच्छे काम का उपयोग करने वाले का बुरा कभी नहीं होता। कहानी अच्छी है ना? गुड़गांव नाम के एक गांव में नारायण नाम का एक आदमी रहता था। वो रोज जंगल में जाके लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचता था। उससे मिलने वाले पैसे से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन नारायण जंगल में जाता है और एक पेड़ को काटने लगता है। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो कुल्हाड़ी टूट गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरी कुल्हाड़ी वापस जोड़ दो भगवान। रोते हुए वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी हवा में है और धीरे धीरे जुड़ रही है। नारायण ये सब देखता ही रहता है और कुल्हाड़ी उसके सामने जुड़ जाती है। लेकिन ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है? क्या कोई भूत है क्या? अरे बाप रे, भूत भूत भूत! देखते ही देखते नारायण बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसे एक आवाज आती है, उठो बालक, इतना डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। कौन है? कौन बोला? कौन है यहाँ पे? नारायण उठकर पेड़ के आगे पीछे और आजू बाजू देखता है, लेकिन उसे कोई और नहीं दिखता। तो वो फिर नीचे बैठ जाता है। तभी नारायण को फिर से आवाज, डरो मत मित्र, तुम मेरे पास ही बैठे हो, मेरी छांव के नीचे।
नारायण फिर से उठकर देखता है और बोलता है, अरे कौन है? ऐसे छुप छुप कर क्यों बात कर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? अरे मित्र, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। तुम अभी जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ भी भला बात कर सकता है क्या? मैं एक विशेष पेड़ हूं मित्र। भगवान ने मुझे जादुई वरदान दिया है, इसीलिए मैं बात कर सकता हूं। यह देखकर नारायण उस पेड़ के पास बैठ जाता है और बोलता है, हे जादुई वृक्ष, मैं गरीब आदमी हूं। रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं और अपने परिवार का पेट पालता हूं। लेकिन आज मेरी एक कुल्हाड़ी टूट गई, लेकिन तुमने इसे जोड़ दिया। अब मैं लकड़ी काट सकता हूं। नहीं मित्र, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी ठीक कर दी। अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम लकड़ी मत काटो। ये क्या कह रहे हो वृक्ष? अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तुम नाराज मत हो मित्र। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी और शर्तें भी। जादुई वृक्ष, मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानूंगा और हर बात भी। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और जब भी मैं बोलूंगा तभी खोलना। ठीक है भगवान, ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे पास लोहे की कुल्हाड़ी है, लेकिन मैं अब तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम कभी भी मुझे नहीं काटोगे। अगर गलती से तुमने मुझे काट दिया तो आज तुमने जो भी मांगा है सब गायब हो जाएगा। लेकिन हे वृक्ष, अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो लकड़ियां बेचूंगा कैसे और पैसे कहां से कमाऊंगा? इसके लिए तुम्हें रोज मेरे पास आकर उस सोने की कुल्हाड़ी को यहां रखकर पूजा करनी पड़ेगी और तुम्हें जो चाहिए होगा उसे मांगना पड़ेगा और बस वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है वृक्ष मित्र, मैं आपको वचन देता हूं। उसके बाद नारायण रोज सोने की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास आता और जो उसे चाहिए वो ले लेता। ऐसा करते करते नारायण कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा घर का सामान और जो भी चाहिए वो सब मांग लेता है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन नारायण जंगल में अपने मित्र वृक्ष से मिलने आता है। तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाज आती है। नारायण उनके पास छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। नारायण बातें सुनकर वापस अपने वृक्ष मित्र के पास आता है और कहता है, अरे मित्र, वो लोग तो डाकू हैं, किसी बैंक से रुपए लूट कर आए हैं। बाप रे, ये तो अपराध है। मैं एक काम करता हूं मित्र, मैं पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता हूं। तुम उन पर नजर रखना कि वो क्या करते हैं। नारायण एक झाड़ी में छुपकर उन पर नजर रखता है। तभी जादुई पेड़ पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता है। ये सुनकर सारे डाकू जल्दी से सारा रुपया उसी जादुई पेड़ में छुपाकर भाग जाते हैं। अरे वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सब डाकुओं को भगा दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी तो बहुत रात हुई, अभी तुम घर जाओ, कल सुबह आना तुम। दूसरे दिन सवेरे नारायण जादुई पेड़ के पास आता है। तभी वहां पर सारे डाकू फिर से आते हुए दिखते हैं। ये देखकर नारायण पेड़ पर चढ़ता है। वो डाकू अपना छुपाया हुआ रुपया ढूंढने लग जाते हैं। जादुई पेड़ अपनी टहनी से एक डाकू को जोरदार चाटा मारता है। वो डाकू दूसरे डाकू से पूछता है, अरे तूने मुझे चाटा क्यों मारा? कमाल है, मैंने तो नहीं मारा। जादुई पेड़ फिर अपनी टहनी से दूसरे डाकू को चाटा मारता है। अबे तू मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैंने नहीं मारा यार। जादुई पेड़ फिर से अपनी टहनी से तीसरे डाकू पर एक गाल में चाटा मारता है। ये देखकर, अरे तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। तो फिर यहाँ कोई भूत है जो मुझे चाटा मारेगा? ऐसा बोलते जादुई पेड़ हंसकर कहने लगता है, सही पहचाना, मैं भूत ही हूं और अब मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। ये देखकर कि एक पेड़ बात कर रहा है, तीनों डाकू भूत भूत कहकर वहां से भाग जाते हैं और जादुई पेड़ नारायण से कहता है, मित्र, अब तुम ये सारा पैसा लेकर गांव के पुलिस स्टेशन में जाओ, जो हुआ सब बताओ। नारायण ठीक वैसा ही करता है और पुलिस भी नारायण को उचित इनाम देती है। सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो गांव छोटा था पर बहुत खूबसूरत था। वहाँ पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, सब कुछ बहुत प्यारा था। इसीलिए उसका नाम सुंदरनगर रखा गया था। वहाँ के लोग गांव की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे।
गांव में गंदगी, कचड़ा, कूड़ा सब कुछ अच्छे से साफ कर देते थे। और अगर कोई भी कभी कचरा ऐसे ही फेंक देता तो उसे डांट भी लगते थे। ए रामू, अगर हम तुम्हारे घर में ऐसे थूकते तो कैसा लगता? ये गांव भी हमारा घर ही है ना। इसकी सफाई का ध्यान रखना हमारा ही धर्म है। जी काका, गलती हो गई हमसे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ सब लोग अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते थे, जिसे गांव में बीमारियां भी कम फैलती थी। पर कुछ दिनों से गांव की नदियों में बहुत सारा कचड़ा और केमिकल दिखाई दे रहा था। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कचरा कहाँ से आ रहा है। सारे गांव इसके लिए पंचायत बुलाते हैं। कई दिनों से गांव में बहुत बदबू और कचरा फैलता जा रहा है। हाँ, हमारा इतना छोटा सा और सुंदर सा गांव कौन खराब कर रहा है? ये कोई गांव वाला तो हो नहीं सकता, कोई बाहर का ही लगता है। इसी गांव में साई नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का भी रहता था, जो काफी समझदार था। वो आगे आता है और बोलता है, काका, मैंने पता लगाया है, गांव में एक बहुत बड़े सेठ ने जमीन खरीद ली है और उस जमीन पर फैक्ट्री लगाई है, जिसका कचरा और केमिकल हमारे गांव में और नदियों में फेंकता है, जिससे हमारा गांव प्रदूषित हो रहा है। तो साई, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? वो सेठ ने जमीन खरीद ली है, हमें उसे कुछ भी कह नहीं सकते। काका, मुझे लगता है कि मुझे उसे जाकर एक बार बात करनी चाहिए, शायद वो मेरी बात समझ जाए। सारे गांव वाले साई की बात से सहमत होते हैं और साई उस सेठ से बात करने के लिए जाता है। वो उस सेठ से कहता है, सर, आपने जो फैक्ट्री लगाई है उसका कचरा आप हमारे नदियों में और गांव में फेंक रहे हैं, जिससे हमारा गांव प्रदूषित हो रहा है और हमारे गांव में बदबू भी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। तो सेठ बोलता है, मैंने ये जमीन अपने पैसों से खरीदी है। अगर इतनी ही तकलीफ है बदबू से, तो सब लोग परफ्यूम खरीद लो। आगे से मेरे पास रोते हुए मत आना, समझे? बेचारा साई सेठ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सेठ उसकी बात नहीं मानता। आखिर थक कर वो गांव वापस लौटने की सोचता है। वो रास्ते से वापस आ ही रहा था कि उसे एक चोर वहां से भागता हुआ नजर आता है, जिसके हाथ में एक पिंजरा था और उसमें एक सुनहरा तोता था। सुनहरा तोता चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। साई उस चोर को पकड़ता है और उसके हाथ से पिंजरा छीन लेता है और चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। तोता साई से बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई सुनहरा पंछी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। मांगो मांगो। साई तोते से बोलता है, क्या तुम मुझे एक बड़ा सा जादुई परफ्यूम दे सकते हो, जो कभी खत्म ना हो और जिससे बदबू और कचरा दोनों चले जाए? तोता साई से बोलता है, छोटे से कमरे को बना सकता हूँ मैं रूम। ये लो तुम्हारा जादुई परफ्यूम। और साई के सामने एक बड़ा सा जादुई परफ्यूम आ जाता है। जो उसके कहने पे चलता था, वो उसे लेकर गांव में आता है। सारे गांव वाले उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाते कि ये चीज आखिर है क्या। तब साई उन्हें बताता है, काका, ये जादुई परफ्यूम है, जिसे छिड़कने से बदबू और कचरा दोनों साफ हो जाते हैं। देखो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ही वो जादुई परफ्यूम अपना कमाल दिखाता है, वैसे ही गांव से बदबू और कचरा दूर हो जाते हैं। गांव में फूलों की खुशबू फैल जाती है। सब गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पूरा गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशबूदार बन जाता है। ये देखकर सब गांव वाले मिलकर उस सेठ को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं और सुंदर नगर गांव के साथ साथ सारे गांव सुंदर बन जाते हैं।